1990s you were a young surgeon, मतलब आपका रेपुटेशन टार्निश होने का डर हो सकता था, सोसाइटल जजमेंट्स का डर हो सकता था, गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे। रिलेंटलेस ड्राइव ऑफ सर्विंग द अंडर प्रिविलेज कितना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं वो अगर हमारे पुअरेस्ट ऑफ द 2025 का मेरा एजेंडा भी यही है एंड आई विल अचीव इट। आपने पहली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, हाउ डू यू नेविगेट दैट फियर इन दिस मोमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज? बिना पेट खोले आप छोटे छोटे छेद से कैसे इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। अ गुड सर्जन फ्रॉम द बेस्ट सर्जन। बेस्ट सर्जन वो है जिसको ये ज्ञान हो कि कब ऑपरेट नहीं करना है। यू डाइसेक्ट दैट डेथ। मेरा 7वां दिन था अस्पताल का, शुरू किए और दैट पेशेंट ब्लेड टू डेथ। सर्जन जो है ना वो एक इमोशनल प्राणी है। तो यहाँ पे हम एक एंटरप्रेन्योर साइड देखना चाहेंगे, सारा कुछ को एक साथ मैनेज करना। ट्रस्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो आ रहा है दैट इज नर्सिंग। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेंटेन द ROI। जो मार्जिन आपको मिल पाती है वो अगर 2-3%, 5% भी आ गई तो बहुत है। यंग सर्जन हॉस्पिटल खोलना चाहे तो 3 सर्जन या 4 सर्जन मिल के खोले, एक दूसरे से कॉम्पीट मत कीजिए। यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय गणेश। वो वाला दौर याद करें जब US से Only my wife thought कि I'll bring him back. you're also a citizen leader. You always kind of push the government की कई बार ये सब सजेशंस पे बात हो चुकी है, बट रिमोट एरियाज में भी अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं पहुंचा पाएंगे। हॉस्पिटल को इंश्योरेंस क्लेम्स में क्या दिक्कतें आती हैं? They don't allow robotic surgery. डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ती होती है। गवर्नमेंट को भूलना पड़ेगा कि हमारी फंडिंग में लॉस हो सकता है। A true beacon of hope and resilience in the world of healthcare. He's not just a surgeon, but a visionary, a relentless risk taker, and a compassionate leader who has never shied away from challenges. नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो टॉक विद चित्रा में। And today we are honored and blessed to have a renowned laparoscopic surgeon of Central India and the medical director of Ramakrishna Care Hospital, Raipur, Dr. Sandeep Dave. With every decision, every surgery, and every initiative, Dr. Sandeep Dave proves that surgery is not just a profession, it's a calling. वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो टॉक विद चित्रा। एक दिन में कोई अमिताभ बच्चन नहीं बनता और डॉक्टर दवे की पर्सनल और मेडिकल जर्नी से ये साफ समझ में आता है। He is the best example of how one can reinvent oneself from the face of adversity. डॉक्टर साहब बचपन में जनरली सिक रहते थे, तकरीबन 12 महीनों में 1-2 महीने वो स्कूल भी नहीं जा पाते थे। ऐसे में यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, डिड यू एवर थॉट एज अ चाइल्ड, बचपन में जो बच्चा हमेशा सिक रहता था वो बड़ा होकर इतना बड़ा सर्जन बनेगा और इतने लाखों लोगों को जीवन दान देगा, इतने बड़े एक्सीलेंस लाइफ सेंटर का मेडिकल डायरेक्टर बनेगा? सर क्या है आपकी स्टोरी? देखिए, मैं जहाँ तक के समझता हूँ शायद बीमार रहने ने ही मुझे एक डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित कर दिया जी। जब खुद का ही इलाज होता रहा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, मैं अगर इतना बीमार हूँ और मैं ही अगर इतनी तकलीफ में गुजर रहा है तो बेहतर है कि इसी व्यवसाय से क्यों ना जुड़ जाए। मेरे मामा भी एक चिकित्सक थे, भोपाल के एक सफल चिकित्सक हैं, डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी। तो गर्मी की छुट्टियों में बहुत भोपाल जाना होता था हर साल नाना नानी के घर में। जी। उस वक्त यही ट्रेंड होता था कि गर्मी की छुट्टी लगी मतलब नाना नानी के घर जाना है। तो जब भी मैं जाता था तो उनको मरीजों को देखते हुए पाता था और ऐसा लगा कि ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जुड़ के आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। अगर आप सफल होते हो तो आप बहुत सारे लोगों को एक नया जीवन भी देने में एक कैटलिस्ट बन जाते हो या एक हेल्पर बन जाते हो, एक सहायक बन जाते हो। So I selected medical sciences for that reason. जी जी सर। सर 1989 में आपने MS सर्जरी करने के बाद तकरीबन 1990 में आपने अपनी पहली गवर्नमेंट पोस्टिंग ज्वाइन की थी इन अ स्मॉल विलेज ऑफ धमदा एंड पैरेलली आप अपना एक छोटापारा मस्जिद के पास आस्था पॉलीक्लिनिक में एक अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे थे। 1989 में मैंने MS किया, उसके बाद में मैं जिपमर पौंडीचेरी और दिल्ली के 1-2 अस्पतालों में करीब 1 आध साल काम किया।
जी। और उसके बाद में 1990 में मैं लौट के आया तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, उन्होंने एक पॉलीक्लिनिक टाइप का सेटअप किया था छोटापारा मस्जिद में। मैं दिल्ली जाने वाला था जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में, अपने गुरुजनों से बात की, डॉक्टर पीएल यदु और बाकी लोगों से, तो उन्होंने बोला कि यार कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में करने से अच्छा है तू जनरल सर्जरी में यहाँ पे शुरू करना है तो तू प्रैक्टिस शुरू कर दे। मेरे फादर बहुत अगेंस्ट में थे, उनका मानना था कि मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं आके, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनके खानदान में किसी ने इस प्रकार का कार्य नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, सबने सरकारी नौकरी की है, तो मुझे भी सरकारी नौकरी करनी चाहिए। तो उनके कंपल्शन में मैंने दारगांव, जो कि धमधा पीएससी में आता था, एक बहुत ही छोटा सा विलेज था जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे एक कमरा था और कोई ऐसी सुविधा मेजर नहीं थी, जहाँ पर मैं स्कूटर के द्वारा रोज जाता था, सुबह जाके और 11-12 बजे तक के वापस आके, और स्मृति पॉलीक्लिनिक छोटापारा मस्जिद के पास में थी, डॉक्टर राजेश त्रिवेदी ने खोली थी, वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। एंड यू रिजाइंड फ्रॉम दैट पोस्टिंग, गवर्नमेंट पोस्टिंग, Yeah. बिकॉज कोई इलेक्शन ड्यूटी में आप लेट रिपोर्ट किए थे and जी they मेरे asked- मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी थी, मैं सतना गया था, मैं लौट के आया, जी। आई गॉट लेट बाय 2-3 आवर्स। तब तक जो इलेक्शन पार्टी थी वो निकली भी नहीं थी वहाँ से, बट द वे एट दैट टाइम कलेक्टर टॉक टू मी, आई सेड बॉस ये तो नहीं हो सकता, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद अ गवर्नमेंट जॉब एंड आई विल रिजाइन। मैं बोला मैं इन सब चीज़ों के लिए तो नहीं बना, मैं एक सर्जरी में एमएस करने के बाद में एक छोटे से गांव में प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, एंड इफ़ आई गॉट लेट बाय 2-3 आवर्स एंड दैट टू इन्फॉर्म था, मैं छुट्टी पे था, और इस सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी के चक्कर में मैं दौड़ते भागते किसी तरीके से ट्रेन लेट हो गई, तो उसमें मेरा कोई वो कसूर नहीं है। एंड समहाउ आई रीच देयर, इलेक्शन पार्टी जो जानी थी वो निकली नहीं थी, उसके बावजूद ऐसा लगा कि नहीं मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा, एंड आई रिजाइन। तो आपने स्पॉन्टेनियसली ही वो डिसीजन लिया एंड यू रिजाइंड? या बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था, और मैंने उसी वक्त 1 महीने की तनख्वाह डिपॉजिट की एंड आई रिजाइन। So this is in your behavior, like you take some bold and unconventional decisions. Despite या बेसिकली देखिए, यू हैव टू टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क इन लाइफ इफ यू वांट टू सक्सीड। जी। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो देयर इज अ रोल ऑफ रिस्क, एंड देन जैसे कई बड़े लोगों ने कहा है कि यू टेक अ डिसीजन एंड प्रूव दैट इट इज राइट, Right. इट इज करेक्ट। सो द सेम हैपेंड विथ मी, आई वेंट ऑन टेकिंग डिसीजंस इन माय लाइफ, और उनके लिए जो भी डिसीजन लेता था उनके लिए काफ़ी मेहनत करता था, ये प्रूव करने के लिए कि नहीं जो मैंने डिसीजन लिया वो सही है। Right, right. नहीं, but like at that time in 1990s you were a young surgeon. Yeah. मतलब आपका रेपुटेशन टार्निश होने का डर हो सकता था, सोसाइटल जजमेंट्स का डर हो सकता था, बट यू डिडंट थिंक ऑफ ऑल दैट, बिना कोई कॉन्सिक्वेंस सोचते हुए यू जस्ट टुक अ डिसीजन। बेसिकली मैंने पैरेलली एक प्रैक्टिस शुरू कर दी थी ऑलरेडी, और मुझे मेरे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट, जो कि मेरे यहीं, क्योंकि मैं यहीं मेडिकल कॉलेज रायपुर से पढ़ा था, तो डॉक्टर प्रदीप पांडे, डॉक्टर आर.एस. शर्मा, डॉक्टर पीएल यदु, डॉक्टर एच.एस.डी. शर्मा, इन सब का बड़ा कोऑपरेशन मिलता था। ये लोग उस वक्त पीक पे प्रैक्टिस पे थे, और ये जो भी प्राइवेट में अनिल वर्मा सर थे, तो ये लोग जो भी प्राइवेट प्रैक्टिस में इनके जो भी केसेस इनके नर्सिंग होम या कहीं भी होता था, तो ये मुझे असिस्ट करने बुलाते रहते थे। तो एक मंथली अर्निंग लगभग फिक्स थी कि इतना तो मैं कमा ही रहा हूँ और कमा लूंगा। अगर मैं सिर्फ असिस्ट भी करता रहता तो भी शायद एक खुशहाल जिंदगी में जी सकता था, बट क्योंकि एम्बिशियस था तो उतने में मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकता था। सो आई डिसाइडेड नहीं, अपनी लाइन को भी बड़ा करने की कोशिश करते जाओ। कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी होता है टू सक्सीड इन लाइफ। दिस इज लाइक योर फंडामेंटल नेचर ही है आपका। जी। आपने मतलब आपकी पूरी जिंदगी को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में देखें तो आपने हर तरफ एक कुछ गेम चेंजिंग मूव्स ही उठाए हैं। जैसे 1990 के बाद 1992 में आपने बूढ़ापारा में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया, एक नर्सिंग होम डाला, जबकि तब इट वाज अ वेरी न्यू थिंग, अनदर अ गेम चेंजिंग मूव, जस्ट लाइक व्हाट आई कुड रिकॉल, जैसे रतन टाटा ने नैनो लॉन्च की थी, इट वाज ऑल ऑफ मतलब बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग थी, बहुत रिस्क टेकिंग था वो, but he always wanted to give back to the society, and the same way you also want to give back to the society. जो भी मैंने एजुकेशन पाया है, जो कुछ भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ भी
मैंने स्किल गेन करी ईश्वर के आशीर्वाद से। सो उस स्किल का फायदा अगर सोसाइटी को नहीं होता है, जी क्योंकि इफ आई एम नॉट इन दैट स्ट्रीम, आई एम नॉट एबल टू हेल्प पीपल, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। जी ठीक है, राइट तो उसके कारण ही मैंने ये सोचा कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, और फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर ने, मेरी वाइफ ने, और हमने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा 20-30 बिस्तर का एक नर्सिंग होम शुरू किया। उस वक्त भी हम लोग 2 ही 3 फ्रेंड्स थे जो प्रैक्टिस में बैठे थे, और आई वॉज द यंगेस्ट सर्जन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, and my teachers were practicing at that point of time. All my teachers were practicing at that. So it was not that easy, क्योंकि सर्जरी में सीनियरिटी और एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। पर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, और मरीजों का जो कुछ भी मैं विश्वास जीत सकता था, मरीजों को ये लगता था कि मैं काफ़ी उनके लिए मेहनत करता हूँ, उनके पीछे काफ़ी मेहनत करता हूँ, और जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट होती है उसमें उनका इलाज कर देता हूँ। शुरुआत में मैंने कभी ये नहीं देखा कि कितना पैसा कौन मरीज दे रहा है। मैं आज भी नहीं देखता। अपनी ब्रांच में तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अब ये बड़ा सेटअप हो गया, मैं हर कोई का तो नहीं बोल सकता कि क्या है कैसा है, पर अपनी ब्रांच में मेरा आज भी यही सोचना है कि अगर पेशेंट जेन्युइनली एक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है उसको, and he is not able to afford, I have to find out how I can make it affordable to that patient. On that principle I still work. तो मतलब एक तरफ दवे जी का ये वाला पार्ट है, लाइक ही इज वेरी रिस्क टेकिंग, he takes bold decisions, और एक तरफ this is your part, like you're very kind, empathetic, and ये जो drive है, this relentless drive of serving the underprivileged and the unserved and making it accessible and affordable for them, ये चीज को बैलेंस करते हुए चलना कितना मुश्किल है? लाइक देखिए, जब से मैं ये बड़े सेटअप में आया हूँ, और कोई भी बड़ा सेटअप मींस लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन एवरीथिंग, and you have to maintain the quality, you have to maintain the cost, you have to maintain the salaries of your staff, and then the biggest thing is the loans of the bank. Okay? Right. It's also because आप अपने फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, मैं अपने परिवार का पहला डॉक्टर हूँ, और परिवार, मेरे फादर जो थे वो बेसिकली एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, तो ऐसा कुछ फंड्स मेरे पास में नहीं थे। सो आई ओनली हैड बैंक्स एंड फ्रेंड्स जिनसे मैं पैसे लेके ये सब चीजें कर सकता था। सो दैट वाज अ बिग रिस्क, अगेन अ रिस्क टू प्रैक्टिस विद जीरो इन योर पॉकेट, नो मनी, एंड चलिए हो जाता है, सब चीजें हो जाती है। सो कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग इन द वे कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को भी मैं अपना जो भी स्किल है उसका फायदा पहुंचा सकूं, और शायद उनका ही आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक आज पहुंचा। 1994 में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, आपने फर्स्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की थी। उस टाइम अगेन इट वाज अ न्यू थिंग, इट वाज एब्सोल्युटली अ न्यू थिंग, अगेन अ चैलेंजिंग थिंग, रिस्क टेकिंग थिंग। कोई भी एक सर्जन, जैसे आपने पहली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की किसी पेशेंट के ऊपर, तो आपके दिल दिमाग जहन में एक डर, अनसर्टेनिटी तो रहती होगी कि सही से होनी चाहिए, पेशेंट की जान बचानी है। तो ये जो फियर होता है, मतलब हाउ डू यू नेविगेट दैट फियर in this moments of uncertainties? See, whenever you start a new thing, you have to undergo a vigorous training. You cannot start a new thing or have a fresh start, at least in surgery, without knowing anything about that. जी ओपन सर्जरी मुझे आती थी, बट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वाज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट बॉल गेम। अपनी एमएस की पढ़ाई के दौरान उसके बारे में मैंने कुछ नहीं जाना था, कुछ नहीं सुना था। सो डॉक्टर अजय कृपलानी जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, वो एम्स के प्रोफेसर थे, एंड ही बिलोंग्स टू रायपुर। उनके सानिध्य में मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो हर महीने मेरे यहाँ आते थे, 6-7-8 केस करते थे, और उनकी, क्योंकि पेशेंट की जो रहते थे वो सब हाई प्रोफाइल पेशेंट्स रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग इट, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे? क्योंकि उनका कहना था कि बिना पेट खोले
आप छोटे छोटे छेद से कैसे इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं. सो दे वर स्केयर्ड. सोसाइटी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, और हाउ आई हैव एस्टेब्लिश्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन दिस स्टेट, दिस विल टेल यू. सो मैं शुरू किया, और सर जब चले, सर तो एक दिन के लिए आते थे, बाकी के 30 दिन मेरे रहते थे. सो मैं पेशेंट्स को जो भी आता था मेरे पास में उस बीमारी से संबंधित, मैं उनको ये नहीं बताता था कि मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करूंगा कि ओपन सर्जरी करूंगा. मैं उनको ये बोलता था कि मेरे को आपका ऑपरेशन करना है, इलाज सिर्फ ऑपरेशन है और कोई दूसरा इलाज नहीं. एंड आई यूज्ड टू ऑपरेट अपॉन देम लैप्रोस्कोपिकली एट द कॉस्ट ऑफ ओपन सर्जरी. सो अगेन अ वेरी बिग रिस्क, बिकॉज जो चीज आपको मान लीजिए उस वक्त के जमाने में 25-30 हजार में होनी है और मैं उसको 10,000 में कर रहा हूँ, bearing the whole losses by myself, because I was in a learning phase, and low threshold था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ओपन कर देंगे. उसके लिए लो थ्रेशोल्ड था कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम लगेगी तो तुरंत ओपन करेंगे. और इस प्रकार से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और फिर मैं जब थोड़ा 1-2 साल हो गया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हुए 1996-97 में, आई स्टार्टेड विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑपरेटिंग देयर. When I completed approximately say 1000 surgeries, so मैं जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, शहडोल, ये 4 जगह में हर हफ्ते वीकेंड्स पे जाता था. And I used to carry all my laparoscopic instruments along with me, along with my team. बीच बीच में 1-2 जगह और भी चला जाता था. ये 4 जगह एक हफ्ता, हर हफ्ते एक किसी जगह पर जाके, वीकेंड्स पे जाके, we used to reach there by evening. पूरे समय हम वहीं से, उसी समय से हम चालू कर देते थे ऑपरेट करना, और जब तक के सर्जरी खत्म होती थी फिर दूसरे दिन हम निकल के वापस अपने शहर पे आते. उस समय मैं एक चीज करता था कि वही सर्जरी को जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उसका एक अटैचमेंट लेके बाहर जो रिसेप्शन या कोई भी जगह रहती थी, उसको लाइव टेलीकास्ट कर देता था. सो पब्लिक को ये समझ में आने लगा कि नहीं, ये चीज पॉसिबल है. ट्रस्ट हो गया. तो वो लोगों को एक ट्रस्ट डेवलप होता गया. लोगों को ये दिखा कि हाँ, ये चीज तो हो सकती है और ज्यादा बेहतर हो सकती है. और जब आपके बेल्ट के अंडर में अच्छे नंबर्स हो जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर उस वक्त मैंने नहीं शुरू की होती तो शायद मैं आज इस जगह पर नहीं पहुंचा होता. क्योंकि एट दैट, आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे शुरू करने के बाद में कम से कम 10-12 साल इस सर्जरी को कोई नहीं कर रहा था शहर में. एक 2 जन ही थे जो रायपुर में कर रहे थे, डॉक्टर संजय तिवारी और 1-2 जन और थे. बहुत लोगों ने उस वक्त शुरू नहीं किया उसको, क्योंकि लर्निंग का बहुत था लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. उस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहे थे काफी कॉस्टली थे. सो अगेन रिस्क की एक नई चीज, और उसको मनी वाइज फाइनेंशियली आपको लॉस भी बेयर करना है. दूसरा ये भी देखना है कि आपको उसको एस्टेब्लिश भी करना है. और आप भी यंग थे उस टाइम. और उस समय मैं भी यंग था. तो कोई ना कोई तो आपके सीनियर्स के, जो भी आपके टीचर्स हैं, उनसे कोई एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो चाहिए. आप इफ यू वांट टू सक्सीड, अगर कोई दूसरा आदमी भी उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से आप कर रहे हो, और वो एक्सपीरियंस है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है, सो डेफिनेटली आप और उसका कंपैरिजन में पेशेंट उसके पास जाना पाएगा. पर मेरा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आया, वो लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई भी सीनियर नहीं करता था, मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता. सो दैट एक्चुअली रिवोल्यूशनाइज माय होल जर्नी. अगर मैं शायद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, डॉक्टर अजय कृपलानी को मैं इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक गेम चेंजर टाइप का मेरी जिंदगी में आए, एंड ही चेंज्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ. मेरे सबसे बड़े टीचर वही हैं, और मुझे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में लाने का भी श्रेय उनको जाता है. That helped me a lot, and I used to visit lot many centers, दूसरे लोगों को ऑपरेट करते हुए और क्या क्या चीजें पॉसिबल है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से, ये सब सीखता गया. एंड आई वेंट ऑन डूइंग इट. ये एक लीडर की क्वालिटी होती है, टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, और आपने सही टाइम पे वो लैप्रोस्कोपी वाली डिसीजन ले ली. जी. फिर भी मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक डिफरेंशिएट्स अ गुड सर्जन फ्रॉम द बेस्ट सर्जन? Every surgeon is a good surgeon. Average surgeon, good surgeon. But you are the best. I'll not call it by myself best, because surgeon, मेरी डॉटर भी सर्जन बन गई है, मेरा सन भी सर्जन बन रहा है. तो ऐसी एक दिन बात चल रही थी तो मैंने अपनी डॉटर को भी ये बोला, और अभी एक पेशेंट के साथ भी, किसी रिलेटिव के साथ बात हो रही थी तो मैंने यही बोला, सर्जन नेवर स्टॉप्स लर्निंग.
till he is dead. जी He has to learn. नई नई चीज़ें उसको सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़ना है, लिखना है और स्किल और गेन करते जाना है। जी अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो आपको स्किल, क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई चेंज आता रहता है, राइट सो आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, नया ज्ञान प्राप्त करते रहना, एंड यू देन हैव टू कंटिन्यू. जी जी सो नेवर स्टॉप लर्निंग. दैट इज अनदर मैसेज विच आई वांट टू गिव टू एवरीवन. पढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का कोई भी उम्र नहीं होती. जी यू कीप ऑन लर्निंग, यू विल डेफिनेटली कंटिन्यू टू सक्सीड इन योर लाइफ. जी राइट. जैसे एक सर्जन हर रोज ये एक जो इमोशनल बैलेंस लेके आप लोग कैसे चलते हैं, लाइक अगर कोई डेथ हो गई, इतनी लंबी लंबी घंटों की सर्जरीज चलती है एंड कोई मिसहैप हो गया, डेथ हो गई. जैसे मैंने आपके इंटरव्यू में सुना था कि अगर कोई डेथ हो जाती है तो यू डाइसेक्ट दैट डेथ ताकि अगली बार वो गलती आपसे ना हो. देखिए, आदमी वो वाइजर है जो दूसरों की गलतियों से सीखे और अपनी गलतियों को भी एनालाइज करे. ऐसा नहीं है कि मेरे हर बार सक्सेसफुल होऊंगा, कभी ना कभी मैं भी फेल होऊंगा. जी कभी मैं बहुत अच्छी सर्जरी कर लूंगा बट कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, मरीज को कोई शायद मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया या फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई. जी जी क्योंकि सर्जरी एक बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रक्रिया है जो मरीज के शरीर में एनेस्थीसिया और सर्जरी बहुत सारे चेंजेस उस दौरान लाती है. जी और कुछ भी मतलब जैसे आप सड़क पे चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, आप तो बड़े अच्छे मूड में घर से निकले पर सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं या स्कूटर में जा रहे हैं, मीट एन एक्सीडेंट. जी उसी प्रकार से when you are operating, you think that you have done a wonderful job. When you come back in the evening for rounds, you see that your patient is very sick. Now some accident has happened जी which has led to this situation. जी So 90%, 95% of the time you are successful. There are situations जिसमें 3 से 4% of the time में आप किसी डिफिकल्ट सिनेरियो में फंस जाते हो, आप इमोशनली हर्ट होते हो. एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सर्जन जो है ना वो एक इमोशनल प्राणी है. जी हर डेथ, हर फेलियर उसको कहीं ना कहीं तोड़ता है जी फिर से और फिर से खड़ा होना पड़ता है उसको. और जब आप शुरुआत में यंग रहते हो, आप प्रैक्टिस शुरू की हो, यू कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल मॉर्टिलिटी. और मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अस्पताल खोला, मैं और डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, छोटा पारा मस्जिद में जिनके साथ में मैं प्रैक्टिस शुरू किया था. डॉक्टर राजेश त्रिवेदी ने एक मेजर केस किया, मेरा 7वां दिन था अस्पताल का, शुरू किए और दैट पेशेंट ब्लेड टू डेथ. उसके नाक में एक बड़ा सा ट्यूमर था जो कि वो उन्होंने सीनियर सर्जन्स के साथ में निकाला था और हम तीनों वहां पर मौजूद थे एंड वी कुड नॉट सेव दैट पेशेंट. सो दिस ऑल थिंग्स हैव हैपेंड विथ मी. और मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे इनिशियल पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस में ही मैंने बहुत सारे फेलियर्स देख लिए थे. सो दैट मेड मी स्ट्रांग एंड आई वेंट ऑन लर्निंग विथ ऑल माई मिस्टेक्स. मैं हर चीज का पोस्टमार्टम करता हूँ, हर चीज को सोचता हूँ कि ये क्यों हुआ होगा. मैं उस पर आई गो डीप, आई एनालाइज एवरीथिंग, व्हाई इट हैज हैपेंड, आई रीड एंड हाउ आई कैन प्रिवेंट इन द नेक्स्ट सर्जरी. सो डिफिकल्ट काम है और टफ चैलेंजिंग जॉब है. ऐसा नहीं है कि आप, इट्स नॉट अ केक वॉक. यू हैव टू टेक राइट डिसीजंस. आपने गुड और बेस्ट सर्जन बोला, एक ही लाइन में बता देता हूँ, बेस्ट सर्जन वो है जिसको ये ज्ञान हो कि कब ऑपरेट नहीं करना है. ठीक है, एवरीवन नो हाउ टू ऑपरेट, व्हेन टू ऑपरेट, ठीक है, बट व्हेन नॉट टू ऑपरेट is the best quality which a surgeon should have. नहीं करना means नहीं करना. It is better to have a living patient than a dead patient. अगर मेरी सर्जरी से पेशेंट का नुकसान होता है तो it is better to let him live with that problem rather than I am trying to do something and patient dies. So it is better to have a living patient for whatever period he is. Ramakrishna Hospital was your dream project, though It was not my dream project.
It was my wife's project. yes, I was coming into that only कि ये बात सही है कि हर एक मतलब पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का त्याग, समर्पण, उसकी प्रार्थना की कहानी होती है। और कहीं ना कहीं आपके साथ भी यही हुआ है। Like Mrs. Dave was the whole soul and pivotal role. She played a pivotal role in the foundation of Ramakrishna Hospital. Finances से लेके सारा कुछ she planned. And today ये सामने And she still plans. she still plans. तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, like you have said in your interviews कि your first profession was your surgery. First thing, like first marriage. First wife is your profession. हाँ, तो आपने मिसेस दवे के साथ अपने बॉन्ड को कैसे नर्चर किया, डिस्पाइट शी वाज नोइंग ना कि आप फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाओगे? आई एम थैंकफुल टू मिसेस दवे एंड माय चिल्ड्रन दैट दे अलाउड मी टू वर्क सो हार्ड। अदरवाइज कोई दूसरा अगर होता तो शायद मेरे से बोल देता, भैया तुम अलग जाओ, तुम पागल आदमी हो, तुमको सिर्फ सर्जरी करना आता है तुम्हारा। सो डेफिनेटली बच्चों का सपोर्ट इस मामले में, फैमिली का सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट, इन सब के सपोर्ट के बिना मैं शायद ये चीज अचीव नहीं कर सकता। यू आर लाइक अ ब्लेसिंग टू छत्तीसगढ़ एंड रामकृष्ण हॉस्पिटल टू। तो मैम की वजह से ही सारा कुछ हमको भी मिला है। रामकृष्ण हॉस्पिटल जैसे बूढ़ापारा में दैट वाज द हार्ट ऑफ द सिटी, और वहां से रामकृष्ण हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका में, एट दैट टाइम ये तो पूरा जंगल ही था ऑलमोस्ट। दैट वाज अगेन अ चैलेंजिंग, अगेन अ रिस्क, अ बिग रिस्क। और फिर उस टाइम एमएमआई भी आ चुका था, सेटअप था, तो वो भी एक बड़ा टेंशन, मतलब सारा कुछ मैनेज करना इतने जल्दी, वो भी इतने जल्दी डिसीजंस कैसे ले लेते थे आप? नहीं, ये डिसीजन मैंने 10 साल बाद लिया और मेरी वाइफ ने लिया कि, एंड शी परचेज्ड दिस लैंड से समवेयर इन 2000 एंड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इन 2002 and in 17th October this was inaugurated, this facility was inaugurated. ये अगेन एक कैलकुलेटेड रिस्क थी, और ये रिस्क इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वहाँ जो बूढ़ापारा था वो एक 30 बिस्तर का अस्पताल था, और उसमें हर वक्त 45 से 50 मरीज रह रहे थे, एक इन अ कैपेसिटी ऑफ से 30 बेड्स। एंड बाय दैट टाइम आई हैड अ टीम। I had a neurosurgeon, Dr. Madharia, I had a urologist, Dr. Parashar, Dr. Prashant Bhagwat, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर पंकज धावलिया एंड माई सेल्फ। आस्था नर्सिंग होम के रूप में मेरे 3 दोस्त एक मेडिकल नर्सिंग होम चला रहे थे छोटापारा में, जो कि पास था। एंड सो ऑल 7-8 पीपल ऑफ थॉट कि लेट अस कम आउट विद अ बिग प्लेस। So initially we started just with 150 beds. What you are seeing right now is completed in 3 phases. एक ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, नाउ दिस इज ब्लॉक सी वेयर वी आर सिटिंग। सो 3 ब्लॉक 3 अलग अलग फेज में तैयार हुए, और उस वक्त हमारे पास में जो भी फंड्स थे हम लोगों ने लगा के और बैंक से लोन लेके वी स्टार्टेड। सो रिस्क अगर हम नहीं लेते तो शायद कूप मंडूक बन के वहीं रह जाते और आगे कभी ग्रो नहीं कर पाते। दूसरे अस्पताल उस वक्त कोई ज्यादा नहीं थे, सिर्फ एमएमआई था। सो अब वो भी एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल था which was offering treatment at a low cost, and I was coming with a facility which was entirely different. At that time people would have not thought of such type of facility in Raipur. Big 150 bedded hospital किसी ने मतलब प्लान नहीं किया था उस वक्त, किसी ने सोचा नहीं था, because रायपुर at that time नर्सिंग होम कल्चर ज्यादा था, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स थे। So to come up with a big hospital and that too multi-specialty was a big challenge. So हमारे पास में पेशेंट्स का ट्रस्ट, और इनॉग्रेशन जिस दिन हुआ 17 अक्टूबर को, उस दिन जो भीड़ अस्पताल को देखने आई, और जो मेरे को जो 10 साल में मैंने शायद जो गुडविल कमाई थी, आई वॉज टोटली अमेज्ड कि जो लोग जितने लोग आए थे इनॉग्रेशन में, उसकी भीड़ देख के, एंड दैट मेड मी थिंक कि नहीं शायद हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर 2000 ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा, लोन्स का प्रेशर था, बहुत सारे दूसरे प्रेशर थे। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, महीने 1.5 महीने के अंदर ही ये 150 बिस्तर फुल रहने चालू हुए थे। पर हम लोगों ने भी बेसिक कुछ गलतियां की थी इसको चालू करने के बाद भी,
और उन गलतियों से भी मैंने सीखा, और जो आजकल अस्पताल लोग खोलते हैं तो उनको मैं वो चीज़ समझाता भी हूँ जी कि व्हाट नॉट टू आउटसोर्स, राइट व्हाट वेयर आर द अर्निंग्स इन द हॉस्पिटल, हाउ यू कैन अर्न, so that you don't have to come under any sort of pressure. जी So वो सारी चीज़ें, कुछ गलतियां हुई थी हमसे, और we repent for that also, and therefore we had to collaborate with somebody else. In 2007 we joined hands with CARE. So I think वो भी एक questionable decision हो सकता है कि ये क्यों मैंने किया, पर एक डेफिनेटली आई कैन टेक अ क्रेडिट कि मैं कॉर्पोरेट कल्चर रायपुर में लाने में सफल हुआ उसके द्वारा। जी एक पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जो रामकृष्ण है, वो पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था पूरे स्टेट का। जी जी एंड मेन एम ये था कि कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी में अपने यहाँ अस्पताल में शुरू कर सके। हाई एंड सर्जरीज लाइक ट्रांसप्लांट्स, ये भी मेरे यहाँ किसी रूप में शुरू हो सके, जी और इसलिए मैं कोलैबोरेट किया था उनके साथ में। राइट राइट और आज मैं खुश हूँ इस बात को, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो व्हाटएवर मैंने जो कुछ भी सपना देखा था, जो कुछ भी सोचा था कि मैं ये सब फैसिलिटीज़ अपने यहाँ ला पाऊँगा कि नहीं ला पाऊँगा, बहुत कठिन लगता था, वो आज सब कुछ हो रहा है। जी और बहुत जल्द हम विल बी कमिंग विथ कैंसर यूनिट ऑल्सो, राइट जो एक डेफिशिएंसी रह गई है। जी कैंसर सर्जरीज तो हम सब कर रहे हैं, जी सारे कैंसर के ऑपरेशंस हमारे यहाँ होते हैं, जी रेडिएशन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। जी सो वी आर कमिंग अप विथ अनदर ब्लॉक जी वेयर रेडिएशन से लेके कैंसर से रिलेटेड जितनी भी काम होते हैं जी वो सब हम अवेलेबल करवा दें। Talk with Chitra talks about real experiences with real stories. तो यहाँ पे हम एक entrepreneur साइड देखना चाहेंगे आपका, डॉक्टर दवे जी का। आपने अभी बोला कि हॉस्पिटल जब शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर सर्जन टू बी अ मेडिकल डायरेक्टर? उस टाइम मैनेजमेंट को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ, लोअर स्टाफ, फिनेंसेस, सारा कुछ को एक साथ मैनेज करना, एंड इस सब के पीछे एक थॉट, एक मिशन आपका कि यू हैव टू गिव एवरीथिंग इन अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल प्राइस। दैट वाज योर मेन विजन। तो ये सब कुछ कैसे आप बैलेंस करें? बिकॉज इट्स अ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। अगर आप कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो ROI मिनिमम तो यू नीड इट, अदरवाइज हॉस्पिटल चलेगा कैसे? तो कैसे आप मैनेज किए कुछ? मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं बेसिकली हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो मार्जिन होती है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। जो मार्जिन आपको मिल पाती है आफ्टर पेइंग योर इंटरेस्ट, लोन एंड एवरीथिंग, वो अगर 2-3%, 5% भी आ गई तो बहुत है। सो जब इनिशियल पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस थी, मेरा 2 एम्स थे जी कि मैं अपना जो कुछ भी लोन है उसकी जो किस्त है वो आराम से निकलनी चाहिए। दूसरा, मेरे जितने भी स्टाफ हैं उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। अब मेरे वेंडर्स हैं, उनका पेमेंट होना चाहिए। 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1, वेंडर्स पेमेंट, सेकंड मेरे स्टाफ की सैलरी, थर्ड मेरा लोन पड़ना चाहिए। आई शुड नॉट बी डिफॉल्ट। एंड टिल डेट, लेट मी टेल यू, आई हैव नेवर स्टॉप्ड सैलरी ऑफ एनीवन। मेरे यहाँ जो फिक्स तारीख है उस तारीख को लोगों को सैलरी मिल जाती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इतने सब प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े आए, मेरे सारे कुछ एक्सपेंशंस होते रहे पूरी ज़िंदगी में। मैं क्राइसिस में गया, बट कभी भी मेरे स्टाफ को सैलरी या मेरे बैंक में मेरी किस्त नहीं पटी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा से मेरा नियम रहा। उसके बाद में ही मैं अपना पैसा या अपना प्रॉफिट या अपने खर्चे के लिए पैसा निकालता था। शुरुआत में मैंने हमेशा से इसी चीज़ का ध्यान रखा कि मैं अपने यहाँ मेरे लिए या मेरे अस्पताल के लिए काम करने वालों को पहले बेनिफिट पहुंचाऊं। सो मैनेजमेंट में आपका देखिए, ट्रस्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चाहे वो पेशेंट का हो, चाहे उसके रिलेटिव्स का हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज का हो। और आपको तीनों जगह पे ट्रस्ट अगर डेफिसिट आएगा तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी टूटती है जी। तो मैं अपने फ्रेंड्स भी, जो भी मेरे साथ में थे, जो उस वक्त से काम कर रहे हैं मेरे साथ में, उन सब ने भी बहुत सपोर्ट किया। एवरीवन पुट ऑल देयर एफर्ट्स टू सी दैट
this hospital succeeds. और हमने आज तक के पीछे मुड़ के नहीं देखा है और हम एक लाइन लेके चल रहे हैं कि हम अपनी लाइन को कैसे और बड़ा कर सकते हैं. We have never competed with any other hospital. Our competition is with ourselves, with our own selves. और हम यही देखना चाहते हैं कि हमारी लाइन जितनी बड़ी हो सकती है उसको उतनी बड़ी करने की कोशिश करें विदाउट कटिंग लाइंस ऑफ डिफरेंट पीपल अदर्स. सो इस प्रिंसिपल पे अगर आप काम करते रहेंगे, अगर आप एथिकल रहेंगे और अगर आप अपने मरीज के ट्रस्ट को ब्रीच नहीं करते हैं, अपने कस्टमर के ट्रस्ट को ब्रीच नहीं करते हैं, सो यू विल हैव अ लॉन्ग टर्म सक्सेस. उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा. अगर आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म सक्सेस तो बहुत डिफरेंट तरीके हैं मैम, जो आप कैसे भी करके कमा सकते हैं. पैसे अगर कमाना है तो वो सब शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. बट एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए यू नीड टू हैव अ विजन, यू नीड टू हैव अ पर्पस फॉर विच यू डेडिकेट योर लाइफ एंड यू वर्क टुवर्ड्स दैट मिशन एंड विजन. आपने अभी बीच में एक चीज कही कि कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लिए जिसको आप अभी क्वेश्चन करते हैं. हॉस्पिटल रन करने के लिए अगर कोई हॉस्पिटल अपना खोलना चाहेगा तो ये चीजें उनको नहीं करनी चाहिए. व्हाट आर दोज थिंग्स? सी बेसिकली जो छोटी छोटी गलतियां थी, जैसे मैंने अपनी शुरुआत की तो मैंने कभी भी फार्मेसी अपने पास नहीं रखी. मैंने कभी भी डायग्नोस्टिक्स में जो भी पेशेंट्स आता था मैं उससे सिर्फ अस्पताल का बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज और अपनी फीस को छोड़ के और बाकी मेडिसिन का दवाई दुकान में दो भैया, जांच जहाँ हुई वहाँ जांच का खर्चा. सो आई नेवर बॉदर्ड अबाउट दीज टू एस्पेक्ट्स व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस. और मेरी शायद सबसे बड़ी गलती यही थी. हॉस्पिटल्स का जो मेन मार्जिन आता है या जो कुछ भी आज की तारीख में वो भी प्रॉफिट श्रिंक होता जा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट सब चीज़ों का रेट कंट्रोल करती जा रही है. सो रेट कंट्रोल होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें प्रॉफिट मार्जिन्स अब श्रिंक होते जा रहे हैं सब जगह पे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में. वो एक एरिया था जो मैंने कभी भी उस पर अपना कंट्रोल नहीं रखा और मैं आउटसोर्स करके रखा हुआ था. वो शायद मेरी एक छोटी सी गलती थी. अदरवाइज मुझे शायद केयर के साथ कोलैबोरेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती एंड आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन टू सर्व पीपल, to serve the society, to serve the poorest of the poor. Because when you are corporate, there are certain regulations which you need to follow. You cannot bypass those rules. You have to follow those rules. So, एक कॉर्पोरेट में आप बंध जाते हो थोड़ा सा. मैं खास करके आई सीरियसली फील कि जो मैं और करना चाहता हूँ वो अभी भी शायद नहीं कर पा रहा हूँ. बट अपने डिपार्टमेंट में मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ. आउट ऑफ मैं अपनी सर्जन फीस छोड़ दूंगा, मैं कुछ और छोड़ दूंगा. सो मेरे को अगर कुछ करना है तो मैं अपने डिपार्टमेंट में तो कर लेता हूँ. अभी भी दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर कोई मॉर्टेलिटी हो जाती है तो आई सी कि पेशेंट मैं उसको कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूँ, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ मरीज आते हैं. यू हैव टू बी ट्रस्टवर्दी विद देम. जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में देखें तो अभी विद एन एरा ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है. जैसे अभी 3 साल पहले यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी भी आई. आज आगे जाके में भी वर्चुअल स्क्रीन्स आ जाएं, AI मॉनिटर CT स्कैन्स होने लगे एंड व्हाट नॉट. तो यहाँ पे सर्जरीज की मशीन देखो या दूसरे डिपार्टमेंट की मशीनें जो हॉस्पिटल लाती हैं वो हर 2 साल 3 साल में चेंज करना रहता ही होगा एंड दे आर ऑल वेरी कॉस्टली. तो ये सारा कुछ देखते हुए मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेंटेन द ROI. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली. बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज रायपुर मैं आज भी बोलता हूँ बहुत सस्ता शहर है. मैं खुद अपना इलाज कहीं बाहर करवा चुका हूँ और मैं एक एक्सरे का उतना पैसा दे चुका हूँ जितने में हमारे यहाँ शायद कभी कभी सर्जरी हो जाती है, एक माइनर सर्जरी हो जाती है, जबकि मशीन वही उसके यहाँ लगी है, मेरे यहाँ भी वही लगी है. बट द कॉस्ट देयर इज वेरी हाई, मे बी 15-20 times more than what we are charging in our country. It is that high. 15, 20, 25 times more. So, it is difficult आज की तारीख में. और इंश्योरेंस सेक्टर उतना पॉपुलर अभी भी नहीं हो पाया इंडिया में. गवर्नमेंट एक अलग स्कीम्स और ये सब का जो चक्रव्यूह चल रहा है जी. वो एक अलग प्रेशर है आपके ऊपर और सबके ऊपर. So to maintain return on investment on such type of facility is very difficult, let me tell you very frankly. So you need to have multiple doctors,
many doctors practicing under some same roof. एक डिपार्टमेंट एक आदमी के भरोसे नहीं चल सकता. एक आदमी की मेरी भी एक कैपेसिटी है, मैं दिन में 7 या 8 सर्जरी कर सकता हूँ. जी. और अगर मुझे 15-20 सर्जरी करनी है तो आई नीड टू हैव मोर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग विथ मी टुगेदर. अनलेस एंड अनटिल यू आर 2-3 persons working together जी. in a department, जी. you cannot maintain your return on investment. Right. So आज की तारीख हमारे हॉस्पिटल में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल लोग हैं हर डिपार्टमेंट में, और वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज मोर नंबर ऑफ डॉक्टर्स आल्सो, जी. so that our services are almost round the clock. We are trying to provide round the clock services. सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्विस अगर आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो डिफिकल्ट होता जाएगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज बड़े अस्पताल को चलाने में जो आ रहा है दैट इज नर्सिंग. क्योंकि हमारे स्टेट में पहले यहाँ पे केरला वगैरह से नर्सेज बहुत आ जाती थी. अब केरला में लोग नर्सिंग एजुकेशन ज्वाइन करना लगभग बंद कर चुके हैं. छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्कूल्स तो बहुत हो गए हैं, क्वालिटी नहीं होगी, बट डेफिनेटली वो प्रैक्टिकल टीचिंग नहीं हो पा रही जो कि ज़रूरी है. जी. सो हमको अपने यहाँ एक पैरेलल नर्सिंग ट्रेनिंग लगातार रोज हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं रोज. सो वी हैव टू कीप ऑन ट्रेनिंग देम. गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं. सो हमारे यहाँ कोई भी नर्स 2-2.5 साल से ज़्यादा, साल 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा रुकती नहीं. दे लीव द जॉब बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स आर मोर अट्रैक्टिव टू देम. At least for nursing profession, it is a good job, government jobs. जी. जी. So they leave the job and go to government sector. जी. आपको बहुत सारे चैलेंजेस बड़े सेटअप के लिए अब आज की तारीख में आ चुके हैं. जी. You are not getting, you can get it. मैं जब शुरू किया था 2004 में, जी. it was difficult to get a super specialist also. पर आज सुपर स्पेशलिस्ट आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे. जी. बट आज की तारीख में आपको नर्सेज और पैरामेडिकल टेक्नीशियंस या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, प्रॉपर स्टाफ पाना बहुत डिफिकल्ट है. बट डॉक्टर लाइक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी एक टाइम के बाद दे आल्सो वांट टू स्टार्ट देयर ओन सेटअप. नहीं, सुपर स्पेशलिटी और बाकी ब्रांचेस में ऐसा है कि ये ब्रांचेस दे नीड अ मल्टी स्पेशलिटी सपोर्ट ऑल द टाइम. उसमें है ऐसा में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी टीम आज की तारीख में जब से हमने शुरू किया है, दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट एंड they are remaining at Ramakrishna Care Hospital. They are loyal to Ramakrishna Care Hospital. I am thankful to them. So they are all attached with us. No, very few people have left us. And we are adding on more and more professionals with our hospital. So चल रही स्टोरी चलती रहेगी ऐसे. राइट. अभी रायपुर में ऑलरेडी इतने हॉस्पिटल्स हैं और आगे भी खुलते ही जाएंगे. कोई एक यंग सर्जन आपकी तरह अगर हॉस्पिटल खोलना चाहे तो व्हाट वुड यू एडवाइस कि खोलना चाहिए अपना, कि लाइक इस तरीके से कॉर्पोरेट सेटअप में काम करना इज बेटर फॉर देम? अगर खोलना भी है ना तो मेरा जो सजेशन रहेगा कि 3 सर्जन या 4 सर्जन मिलके खोले. जी. और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ रायपुर में प्रैक्टिस करें. हॉस्पिटल एक सेंट्रल हब हो और एक दिन एक जन वहां पर उस हॉस्पिटल में रहेगा, बाकी अपनी अपनी ओपीडी में ऑपरेट किए, अपनी अपनी ओपीडी डिफरेंट पर. और उसमें कॉम्प्लीमेंट करना है एक दूसरे को. एक दूसरे से कॉम्पीट मत कीजिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कीजिए. जी. पर एक आदमी अगर खोल रहा है तो ही इज टेकिंग ऑल द रिस्क, क्योंकि सारा सिरदर्द उसको स्टाफ से लेके हर चीज का सिरदर्द उसके ऊपर आ जाता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. सो मेरा ये मानना है कि 3-4 लोगों को मिलके एक सिंगल स्पेशलिटी खोलना है तो सिंगल स्पेशलिटी खोल दें. एक मल्टी स्पेशलिटी खोलना है तो भी उसमें भी हर ब्रांच में 2-2, 3-3 लोग रहें एंड एक टीम के रूप में काम करें. एवरीवन कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, इतने पेशेंट्स हैं कि बिना कोई शॉर्टकट अपनाए हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है. एथिकल रहें, पेशेंट के लिए प्रति लॉयल रहें, पेशेंट को ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट ऑफर करें, उसके साथ में कुछ छुपाए ना और अच्छे से उसको हो जाएगा. लैप्रोस्कोपिक की आपने, उसके बाद रोबोटिक्स स्टार्ट हो चुकी है. आगे क्या प्लान है? नेक्स्ट क्या आ रहा है? अभी तो कैंसर आ रहा है. हाँ, कैंसर आ रहा है. और robotic is definitely a different ball game altogether what laparoscopic surgery was. And at the age of 60 I started learning it. I moved to many different places. अच्छी खासी मैं और डॉक्टर तामस्कर ने उसमें ट्रेनिंग ली and then we started it. आने वाला समय जो है
जैसा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ों की बात कर रहे थे, चीज़ें टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली आएगी और बहुत एडवांस रूप में आएगी। ये भी हो सकता है कि आप सारा चीज़ फीड कर देंगे रोबो में और सिर्फ आप ऑब्जर्वर के रूप में खड़े रहेंगे। अभी रोबोट इज माई स्लेव, जो कुछ भी मैं करूंगा वही रोबोट फॉलो करेगा। बट एक समय आ सकता है कि जब मैं सीटी की इमेजेस, एमआरआई की इमेजेस और एक पूरी वर्चुअल बोलना चाहिए मैप बना लूंगा कि इस प्रकार से सर्जरी करनी है, एंड रोबोट विल फॉलो दैट। सो दैट एआई मे हेल्प in future. It may take 10-20 years, I don't know, but definitely it is on the cards, it will come. अभी तो मेरा यही है कि मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, so I really want to become Sandeep Dave of Budhapara days. Why is that? I want to serve the society as much as possible. I want to forget about my own profits. ईश्वर की दया से बहुत कुछ है, and I want to return back to the society as much as possible. So whatever technology I have got in my hospital, the benefit of that technology should go to the last person also. Right. So I want to make this medical treatment more affordable. Right. That is my aim. And I am working on that. So that ये नहीं होना चाहिए कि आदमी डरे घबराए कि मैं करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जितने डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, वो अगर हमारे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत है, उसको जल्दी काम पे लौटना है, क्योंकि अगर वो जल्दी काम पे नहीं लौटेगा तो उसकी कमाई खत्म हो जाती है, उसका घर नहीं चलेगा। So for them, this technology, unless and until we make it affordable for them, it is not going to. अगर ये सिर्फ रिच लोगों के लिए है टेक्नोलॉजी तो कोई मतलब नहीं। Because they can even they can afford, they can go to anywhere. ठीक है। So we have to make it affordable and accessible to the poorest of the poor. Then only we are successful. So that is the thing on which I am working. I have started working. और 2025 का मेरा एजेंडा, हम 2024 खत्म करने आ रहे हैं, 2025 का मेरा एजेंडा भी यही है कि आई हैव टू मेक माय ट्रीटमेंट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन. Right. And you think it is possible? Yeah, it is possible. It is possible. It is possible. Right. And I'll achieve it. Oh, great. You believe in spirituality? What do you pray? Literally, मैं भगवान है, मैं ये मानता हूँ. मैं रोज योग करता हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ. भगवान के सामने सिर्फ मैं हाथ जोड़ता हूँ. आप बिलीव नहीं करेंगे मैं क्या बोलता हूँ. क्या बोलते हो? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय गणेश. 5 भगवान को याद करता हूँ, निकल जाता हूँ. मतलब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगता कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए. मैं कुछ नहीं, नथिंग. सिर्फ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय गणेश. मतलब यू बिलीव इन विजन विद एक्शन. भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं. भगवान हमेशा आपके साथ. आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो करवाने वाला तो वही है. सो जस्ट गो ऑन डूइंग योर वर्क सिंसियरली. गॉड इज ऑलवेज विद यू. बट जब कुछ लाइफ में हर्डल्स आ जाते हैं, जैसे आपके साथ होते ही आ रहा है, वो वाला दौर याद करें जब यू वेर लाइक यू वर सिक बिटवीन 2015 to 18, ट्रैकियो ब्रोंकोमलेशिया, एक रेयर डिसीज. और आपने अभी कुछ समय पहले मुझे बोला कि हम बेस्ट सर्जन इज द वन जो बोलेगा कि अगर लाइफ है तो सर्जरी मत करो. आपका वो वाला केस क्या था? 50% चांसेस थी, बट यू टुक दैट डिसीजन की सर्जरी. मैं जब यहाँ से एयरलिफ्ट हुआ था अमेरिका के लिए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं लौट के आऊँ. जी, राइट. In 2017, when I was airlifted to Boston, nobody thought that I'll come back. Only my wife thought that I'll bring him back. And she took a risk again. Risk. She took a risk. And she flew me to Boston.
तब आप क्या सोचे, तब आप मैं भगवान बेहोश को था याद मैम, मुझे कुछ याद ही नहीं। मैं तो बेहोश था, मैं तो वेंटिलेटर पे था। यू डिडंट थिंक कि मेरे साथ ही क्यों बार बार, व्हाई नहीं इज इट देखिए, हैपनिंग? अगर डिफिकल्टी नहीं आएगी तो आदमी खड़ा फिर से कैसे होगा, गिरोगे राइट नहीं तो उठोगे कैसे। बीमारी आई, जी and it was a tough time for me, my family, my friends, everyone, and somehow आ गया वापस। बहुत सारे लोगों की दुआएं थी। जी और जब मैं 2017 में लौटा था, एट दैट टाइम ओनली आई न्यू कि अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है तो मेरा कोई ना कोई काम अभी भी बचा हुआ है जो मुझे पूरा करना है। राइट और मेरा काम क्या बचा है मैंने आपको बता दिया जी कि राइट आई हैव टू मेक इट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन। जी जी आपकी जो मिशन है दैट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू हॉस्पिटल, यू आर ऑल्सो अ सिटीजन लीडर एंड यू ऑलवेज काइंड ऑफ डू सम अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वो तो आप करते ही हैं। इसके अलावा यू ऑलवेज काइंड ऑफ पुश द गवर्नमेंट की इस तरीके की पॉलिसीज आनी चाहिए हमेशा। लाइक स्मार्ट सिटी के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो यू केप्ट सर्टेन पॉइंट्स। पुअर को एक ऐसी प्लेस मिलनी चाहिए जहाँ पे उनको सारी बेसिक एम्यूनिटीज हों, एक स्ट्रेस फ्री और एनवायरनमेंट लाइक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो व्हाट डू यू थिंक, वी आर इन लिविंग इन अ स्मार्ट सिटी, रायपुर, नया रायपुर, बिलासपुर, दीज आर ऑल स्मार्ट सिटीज। तो कहाँ तक ये मतलब हम बेहतर हो पाए हैं अभी तक? ये अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ, ये मैं बोलूंगा कि 24 साल में छत्तीसगढ़ जहाँ था पहले, छत्तीसगढ़ बनने के पहले जहाँ था जी वहां से हम बहुत आगे आ गए। जी और अभी भी देखिए, अगर आप परिवर्तनशील नहीं होंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। राइट ठीक है, जी स्टेट को अगर ग्रो करना है तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो उच्च वर्ग का आदमी हो, चाहे मध्यम वर्ग का आदमी हो, हर आदमी को उसकी आय का जरिया, उसका भोजन, उसके रहने की जगह, जी जब तक के अच्छी नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य, पढ़ाई, एजुकेशन, जी ये 4-5 बेसिक जो चीजें हैं, जब तक ये नहीं हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम स्मार्ट अपने आप को नहीं बोल सकते। स्मार्ट सिर्फ सड़कों से नहीं होता, स्मार्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होता। स्मार्ट उन रहने वाले, जो उस प्रदेश में लोग रह रहे हैं, जी उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना हम ऊपर उठा पा रहे हैं, उस पर भी डिपेंडेंट है। राइट और जब तक हम उनकी लिविंग, आज अगर हम रिमोट एरियाज में भी अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, रास्ते में अस्पताल ही अस्पताल देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि चलिए, आज लोग पेरिफेरीज में भी जाके प्रैक्टिस करना चालू कर दिए। आज हर जगह पे आपको छोटे छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, मध्यम अस्पताल मिल जाएंगे। सो दैट इज हैपेंड जस्ट बिकॉज एक छत्तीसगढ़ बन गया हमारा। सो वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। वी हैव टू यूज ऑल आवर रिसोर्सेज। हमारे प्रदेश में बहुत सारे खनिज हैं, सो वी हैव टू यूज ऑल आवर रिसोर्सेज। अनफॉर्चुनेटली हम एक ही रिसोर्स पे ज्यादा कैपिटलाइज कर पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं। पावर में हम रिच हैं। सो हर रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जब तक नहीं होगा और प्रॉपर प्रोडक्शन और प्रॉपर तरीके से, और उसका बेनिफिट लोगों को जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी ग्रोथ या अपने आप को स्मार्ट नहीं कह सकते। मेरा ये विजन है। और हम जो भी सरकारें हैं उन सबको उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, और बेसिक एम्यूनिटीज तो सबको मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर, लाइक व्हाट डू यू थिंक, यू वेर एम्स, जैसे एम्स स्टाइल इंस्टीट्यूट के लिए यू वेर अनविलिंग कि गवर्नमेंट को इतना फंडिंग उस तरीके के इंस्टीट्यूट्स बनाने में देने के बजाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स पे वर्क करना चाहिए। तो ये अभी उस, आप जब ये सोच रहे थे या बोले थे से अब तक कितना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्या? देखिए, मैं आज भी मानता हूँ, हाँ, मेरे रायपुर में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल था, क्या हम उसको उस लेवल का अपग्रेडेशन नहीं कर सकते थे कि उसको पीजी, आज भी मेडिकल कॉलेज पीजी इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट नहीं हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग किया जा सकता है। ठीक है, उसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को आप एम्स का स्वरूप क्यों नहीं दे सकते? स्टेट कैपिटल में जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, आप उसको एम्स का स्वरूप दीजिए ना। कौन ने मना किया? आपने जितने पैसे लगाए थे उतने ही बिस्तर और क्रिएट कर दिए, उतनी ही, वही जो आपकी फैकल्टी एम्स में काम कर रही है आज मेकाहारा में काम कर रही होती तो कितना डिफरेंट होता।
you could have been more accessible. कि जैसे भाई जो कुछ भी जी, चीजें आपने एम्स को दी हैं जी। वही आप बेहतर, और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप बेहतर कर लेते हो, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। मैं एम्स का विरोध नहीं कर रहा, हम्म, बट एक क्वार्टनरी सेंटर जी, मैं मेकाहारा के रूप में भी देखता हूँ। एक पीजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट में मेकाहारा के रूप में भी देखता हूँ। और वही सेंटर आज मैं भी चाहूं तो मैं बहुत सारे अस्पताल खोल सकता हूं, पर मेरा ध्यान यही है कि मैं इसको ही कैसे और बढ़ा सकता हूं, यहां पर मैं और क्या क्या सुविधाएं ला सकता हूं, राइट, रादर देन गोइंग इनटू डिफरेंट प्लेसेस। मैं उनके साथ कोलैबोरेट करने में तैयार हूं, मैं उनके यहाँ जाके ऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, जो दूसरे बाहर हैं मैं उनका अपनी टेक्नोलॉजी उनको ऑफर करने के लिए तैयार हूं। सो दैट वे हमको सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने प्रदेश को और ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। राइट, आज दूसरी जो मेन चीज हो रही है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, ठीक है, राइट, क्या हमें उसकी जरूरत है? नंबर अगर बढ़ा रहे हैं। आप नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ा के जी, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? एग्जैक्टली, आपके पास में वहां फैकल्टी है कि नहीं है? टीचिंग फैकल्टी अगर नहीं है तो उसका दूसरा सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? क्या हम प्राइवेट डॉक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं राइट, टीचिंग ट्रेनिंग में, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है? जी, तो वो लोगों को जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल चीजें पढ़ा सकते हैं कि नहीं? जी, अनलेस एंड अनटिल मेडिकल एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एंड लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आर मोर रिक्वायर्ड देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. because of the high fees, you're saying? Yeah, because everyone cannot afford again. So government institutes are more required. How government can utilize those doctors who are sitting in private for teaching, In that government in government institutes. institution, that government has to see. But जी, आपको टीचर्स मिल सकते हैं, आपके पास रिसोर्स है, आप यूज ही नहीं करना चाहते हो उनको. जी, maybe they are not even able to think about it. Yes. तो आपके जैसे एमिनेंट पर्सनालिटीज जिनका सोसाइटी में इतना इम्पैक्ट है, आप उनको सजेशंस, पॉलिसी, गवर्नमेंट बहुत पॉलिसी, कई बार ये सब सजेशंस पे बात हो चुकी है, बट यू नो हाउ आवर कंट्री वर्क्स. आई डोंट हैव टू से मच अबाउट इट. जी, जी, सो चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. मुझे भी लगता है कि ये सब चीजें कभी ना कभी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी. जी, और जैसे हमारे प्रदेश में ऑर्गन डोनेशन बहुत लेट चालू लेट हुआ. शुरू हुआ, वी केप्ट ऑन परसुइंग द गवर्नमेंट कि आप इसको करिए करिए जी, करिए जी. करिए. अल्टीमेटली आज इट्स अ रियलिटी. आई एम हैप्पी अबाउट दैट. दैट इज अनदर थिंग विच आई कुड अचीव विद गवर्नमेंट. जी, जी. और आगे भी इसी प्रकार से. अभी जो मेजर इश्यूज आता है, जैसे आपने इंश्योरेंस की बात की, इंश्योरेंस क्लेम्स में जो दिक्कतें आती हैं, जो पेशेंट साइड वाली दिक्कतें आती हैं वो तो ठीक है, वो बहुत अनअवेयर रहते हैं, उनको चीज़ों का पता नहीं होता है. बट हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जानना है कि हॉस्पिटल को क्या प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती हैं. बहुत ज्यादा दिक्कत है. अगर मतलब बेसिकली दे आल्सो वांट अस टू वर्क इन अ टैरिफ व्हिच इज वेरी लो. very low. They don't appreciate the technology which we are using. अब एक ही सर्जरी डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट लेवल की हो सकती है. एक में सिंपल हो सकती है, एक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो बीमारी बढ़ा के आए, और पैकेज आपको वो सिंपल का ही मिलेगा. So how it is possible a patient who is going into ICU and a patient who is just getting operated and discharged on the next surgery, next post-operative day, can be the same? It cannot. So logically, India में अभी भी insurance बड़ी premature stage में है. Let me tell you, they don't allow robotic surgery. If I have to be make this surgery accessible to everyone, तो फिर so that robotic surgery has to be, surgeon से पूछा जाता है, why you have offered a robotic surgery to this patient? Because it is good. It gives you more chances to save the life of the patient. It has got better vision. Error होने के chances कम है when I am using this technology. So आप आज रोबोटिक सर्जरी के जमाने में आप बोलते हो आप ओपन सर्जरी कर दो. So that is absolutely wrong.
तो ये चीजें आपने जब we are raising all these issues with the insurance agents and insurance companies also कि जी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, बिकॉज उनकी भी कोई गलती नहीं, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अगर कोई रास्ता निकलता है तो उस रास्ते को का यूटिलाइजेशन कितना ज्यादा मतलब अपने बेनिफिट के लिए हो सकता है, ये लोग देखना चालू करते हैं। राइट आयुष्मान स्कीम भी आई है तो लोगों ने उसका मिसयूज भी बहुत किया, उसमें सबसे जितना ज्यादा करप्शन आयुष्मान में होगा मेरे ख्याल से किसी स्कीम में नहीं होगा। दैट इज अनदर डिफरेंट टॉपिक विच वी विल टॉक सम टाइम लेटर। राइट राइट राइट। तो डॉक्टर यहाँ पे जो जैसे आपने बोला कि एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल लो मिडिल क्लास सर्जरी कराने के आ रहा है बट आईसीयू वाली कंडीशन में आ रहा है, वो दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ सम लाइक कुछ एक्स्ट्रा इन्फेक्शन, जैसे मैं ये बोलना चाह रही हूँ बेसिकली क्या हो रहा है, वो क्या रहा है कि मुझे अपनी लिमिट मालूम है कि इससे ज्यादा मुझे आगे नहीं। मैंने आपको एक चीज बोली कि एक सर्जन को मालूम रहना चाहिए व्हाट नॉट टू ऑपरेट एंड व्हेन टू स्टॉप। सो अगर वो सर्जन को नहीं मालूम है कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए एंड दैट पेशेंट चलिए बिकॉज ऑफ सम मतलब बेनिफिट ही गेट्स हिमसेल्फ ऑपरेटेड देयर, then when the complication happens the patient comes to us। दूसरा जो बहुत एक बड़ा मेजर इशू मेरे को आपसे डिस्कस करना था, दैट इज अबाउट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड द लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो बीमारियां आजकल ज्यादा हो रही हैं लोगों को, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे मतलब एक जो नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए किसी को भी, इस पे हम इतने कैंपेन्स करते हैं, लोग अभी भी अवेयर क्यों नहीं हो पा रहे? लाइफ बहुत फास्ट हो गई है हर कोई व्यक्ति की, और बेसिकली ट्रैवल लोगों को अपने जॉब की जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी पहुँचने के लिए कई बार 8-8, 10-10, 15-15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैफिक बहुत है, जाम लग रहा है। सो पीपल आर नॉट गेट मतलब जो एक्सक्यूज कॉमनली देते हैं कि मैं दिन भर तो काम करता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, एंड खाना जो कुछ भी जहां भी जैसा भी मिला जंक फूड वो सब कोई खाने को तैयार है। सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा बढ़ गए, ट्रैवलिंग के तरीके बदल गए, मैकेनिकल हो गई है मोस्ट ऑफ द। मुझे मालूम है मैंने अपनी पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई तक के साइकिल में मैंने की है, ठीक है, तो मैं अपने कॉलेज तक भी जाता था तो साइकिल में जाता था, तो एक फिजिकल एक्टिविटी किसी ना किसी रूप में हो जाती थी। आज कोई फिजिकल एक्टिविटी टू रीच टू योर डेस्टिनेशन नहीं होती। ऑफिस में भी जाना है तो आपके पास में लिफ्ट है, अगर मंजिल बहुत ज्यादा है वहां पर भी आप चाहो तो सीढ़ी चढ़ के जा सकते हो, बट यू नहीं यार हमको प्रेफर बाय लिफ्ट। सो ये सब फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करने की एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा है लोगों के पास। फिर अल्कोहल और ये सारी चीजों के लिए बहुत आपके पास में कि नहीं मेरे को तो स्ट्रेस है इसलिए मेरे को स्ट्रेस कट करना है तो मेरे को तो अल्कोहल चाहिए, स्मोकिंग चाहिए, ये चाहिए, वो सब चीजें एक्सक्यूजेस। सो एक्सक्यूजेस बहुत हैं लोगों के पास। टाइम मैनेजमेंट सीखना नहीं चाहते, उनको सोने के लिए भी बहुत दवाई चाहिए। सो मेरा ये मानना है कि अगर मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ तो एवरी डे आई गेट अप एट 4:30 in the morning. I walk for 3-4 kilometers, 40-45 minutes. Then I do good amount of exercises for another 1 hour. And those exercises include weight training. Okay. And then my diet. For at least 6 days in my life, week, I'll prefer to have healthy diet which helps me to keep myself fit. Right. Because I have been sick so many times that if I'm not particular about my diet, I'll not be fit enough to work for another 10-15 years. Right. So if I want to work for 10-15 years, right, I have to keep myself fit. And any amount of exercise will not keep you fit unless and until your diet is healthy. So you have to keep your diet very healthy. So lifestyle management में अगर आप मेरे से कोई पूछेगा, so time management, diet management and exercise, these are important. Sleep is another very very important factor. आपको अगर 7 घंटे आप अच्छे से नहीं सो रहे हैं, so definitely you are in problem. So ये सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। आदमी को नींद,
आदमी को Diet, डाइट, exercise. एक्सरसाइज और किसी ना किसी प्रकार का मेडिटेशन, वेयर ही इज इन हिमसेल्फ, सेल्फ अपने आप को खोजे, जी वो करना जरूरी है। जी पहला क्वेश्चन आपका एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। और जिस तरीके से हमारे देश में नॉन मेडिकल डॉक्टर्स इन दवाइयों का उपयोग करते हैं और कंपनीज उन डॉक्टरों के बीच में ये दवाइयों को प्रमोट करती हैं टू अचीव देयर टारगेट्स। जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक कोई मॉलिक्यूल आज इंट्रोड्यूस होता है तो कंसल्टेंट, कुछ एथिकल कंपनियां हैं जो कि इनको हर को डॉक्टर को नहीं इंट्रोड्यूस करती, पर कुछ कंपनीज हैं जो कि सबसे पहले उन्हीं को इंट्रोड्यूस करती हैं, जी जो कि हम उनको क्वैक्स बोलते हैं या हम उनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, टू अचीव द टारगेट्स। वो कंपनीज वहां पर इंट्रोड्यूस करती हैं, लॉन्च करती हैं, उनको सब कुछ बेनिफिट पहुंचाती हैं, एंड देयरफॉर जब तक आपके पास पेशेंट आता है ही हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द लेटेस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक। सो इसको तो गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा। And how is it possible? By making some law which has to be followed by the companies. जी These formularies, जो ये जो दवा है, this cannot be sold without a doctor's prescription. without a specialist prescription. जी Without a specialist prescription. कम से कम एक MBBS डॉक्टर तो उस दवाई को लिखे, जी and where he is practicing, whether he is an outdoor doctor or indoor doctor. how does that matter? It matters a lot. ओपीडी में आप हाई एंड एंटीबायोटिक पे तो नहीं जा पाओगे ना, अनलेस एंड अनटिल यू आर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। जी जी सो वो सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट और जब तक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सबसे ज्यादा परेशान यही होती है कि एक एक मरीज को 4-4, 5-5 एंटीबायोटिक हमको देनी पड़ जा रही है बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। और फिर लोग ये बोलते हैं कि आप हमारा पेशेंट आईसीयू में और उसका खर्चा बढ़ते ही जा रहा है, रोज का आपको इतना पैसा देना पड़ रहा है। सो कॉस्ट इसीलिए बढ़ रही क्योंकि आप इररेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स पहले ही कर चुके हो अपनी लाइफ में। आपको वायरल फीवर होता है, आप एंटीबायोटिक खाते हो, जबकि आपको एंटीबायोटिक कोई जरूरत नहीं है उस वक्त वायरल फीवर। आप बिना किसी कल्चर के आप कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सी बग है जो आपको तकलीफ दे रही है, आप उसकी सेंसिटिविटी जाने बिना आप एंटीबायोटिक दे रहे हो। सो दैट इज अगेन रॉन्ग। सो बिना किसी एविडेंस के, आज का जमाना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है, बिना किसी एविडेंस के कोई भी एंटीबायोटिक लिख देना उसका रेजिस्टेंस ही लाएगी। तो अगर आपको इसको मीट आउट करना है तो आपको इसके लिए तरीके डेवलप करने पड़ेंगे वेयर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज प्रैक्टिस। जी जी डॉक्टर, जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो बहुत सस्ती होती है एज कम्पेयर टू नहीं ऐसा नहीं है मैम। ये आपको मैं बहुत मतलब जेनरिक मेडिसिन से कई बार ब्रांडेड मेडिसिन सस्ती होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट के भी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जी जो हिंदुस्तान का जेनेरिक मार्केट है वो स्पूरियस ड्रग का मार्केट ज्यादा है, वनस्पत, और उसमें एमआरपी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो भी मुझे नहीं मालूम रहता। तो जेनेरिक फॉर पेशेंट इट इज कॉस्टली, लेट मी टेल यू, अनलेस एंड अनटिल इट इज सोल्ड बाय सम गवर्नमेंट रिटेल शॉप। जेनेरिक ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है, और उसको अगर, और ये सारा कंट्रोल जो है ना गवर्नमेंट के हाथ में, हम डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट जब तक इनकी प्राइस कंट्रोल नहीं करेगी, गवर्नमेंट जब तक इनकी क्वालिटी चेक नहीं करेगी प्रॉपरली, कि ये इतनी कंपनीज हैं कि एक मॉलिक्यूल को 500 कंपनी बना रही, सब कोई अपने अपने नाम से बनवा ले रहे हैं। बनाने वाले हो सकता है 5 या 6 हो, बनवाने वाले 500-600 हो जाते हैं और फिर अपने हिसाब से उसकी प्राइसिंग कर लेते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग इन फार्मा इंडस्ट्री विच नीड्स टू बी चेक्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट हैज टू कंट्रोल द फार्मा इंडस्ट्री एज सून एज पॉसिबल। उनको भूलना पड़ेगा कि हमारी फंडिंग में लॉस हो सकता है अगर हम फार्मा इंडस्ट्री को कंट्रोल करने जाएंगे, पर उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। फॉर बेनिफिट ऑफ द पेशेंट गवर्नमेंट हैज़ टू कंट्रोल द फार्मा इंडस्ट्री। तो सर आज आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, बट एट द एंड बिफोर नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, एक मैसेज अगर आप हमारे दर्शकों को, छत्तीसगढ़ की जनता को, पूरी हिंदुस्तान की जनता को देना चाहें तो क्या होगा? 2-3 मैसेज हैं, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ और एंटरप्रेन्योर हूँ। तो पहला, अपनी लाइफ को डेफिनेटली डिसिप्लिन करिए। पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई डिसिप्लिन आपकी लाइफ में हो। दूसरा, अपना टाइम मैनेज कीजिए। तीसरा, अपनी फूड की क्वालिटी और हेल्दी फूड खाइए। एक्सरसाइज कीजिए। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। मैंने नहीं दिया वो गलती दोबारा आप मत करिए। यू शुड गिव सम टाइम, सम क्वालिटी टाइम। इट मे बी अ 1 डे इन अ वीक, बट अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दीजिए। और अपने लिए तो काम करे ही करें, पर दिन में कम से कम एक बार ये सोचिए कि क्या मैंने आधा घंटा भी सोसाइटी के लिए कुछ किया। अगर हर कोई इस प्रकार से सोचने लगेगा कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, अगर आधा घंटा भी दिन में वो उस किसी सामाजिक कार्य के लिए देता है या किसी एक आदमी को महीने में बेनिफिट पहुंचाता है, our country will become more richer and prosper. Right. Thank you. sir. Thank you, ma'am. Thank you Thank you. so Thank you. much.